एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास से लेकर के हर एक विषय पर है और देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में जितना इनका योगदान रहा है, भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ देश के जितनी भी सामाजिक समस्याएं थीं उन पर भी महात्मा गांधी ने सबसे प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, तो आज बिंदुवार तरीके से महात्मा गांधी को समझेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि पहले मैं आपको इनसे जुड़ी हुई जितनी तथ्यात्मक जानकारी हो वो सारी दूं और इसके बाद फिर मैं आप सभी को क्रमबद्धता से महात्मा गांधी के जितने भी नैतिक विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, सामाजिक समस्याओं को लेकर इनका जो योगदान है, अर्थव्यवस्था को लेकर योगदान है, हर क्षेत्र में महात्मा गांधी ने बात कही है। तो जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है गांधीवाद, ये अपने आप में एक पूरी विचारधारा है और महात्मा गांधी अपने आप में एक पूरा संपूर्ण विषय है। इनको अलग से ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इसीलिए परीक्षाओं में तो ये सबसे प्रभावी तरीके से रहते ही हैं और साथ ही साथ हर एक समस्या का समाधान गांधीवाद में मिलता है। आइंस्टीन एक कथन कहते थे कि जब कभी इतिहास में हम जो आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते जा रहे हैं, लगातार बहुत सारे विज्ञान में हम इनोवेशंस करते जा रहे हैं, प्रगतिशील अपने आप को कह रहे हैं, तो जब कभी भी हम विज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में जाकर फंस जाएंगे तो उसमें भी उपाय के तौर पे एक ही व्यक्ति हमें मिलेगा, वो है महात्मा गांधी। और आइंस्टीन का एक कहना और था कि आने वाली सदी में एक व्यक्ति ऐसा आया था जो हार्ड मांस का लोथरा था, जिसने डंडे के दम पे ब्रिटिशर्स को भारत से भगा दिया। इतिहास कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वास्तव में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के तौर पे महात्मा गांधी प्राचीन में समय में थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी गांधीवाद हमेशा समस्याओं का समाधान बना रहेगा। बहुत सारे लोग गांधी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली देखते हैं, राजनीतिक देखते हैं, जो कि गांधीवाद को समझने में कह सकते हैं कि अपूर्णता है। तो हम इसे संपूर्णता से देखेंगे। गांधी से जुड़े हुए पहले जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है पहले एक जगह इकट्ठी करेंगे और तथ्यात्मक जानकारी के बाद हम गांधी के दार्शनिक पक्षों को समझेंगे जहां पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं का समाधान किया है। तो पहले इनके व्यक्तिगत जीवन परिचय को समझेंगे और इसके बाद फिर हम क्रम से गांधी को समझते जाएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज जो लगातार ये अब गांधी के सेशन चलेंगे, लगभग मान के चलिए 6 से 7 क्लासेस लूँगा मैं। 6 से 7 क्लासेस में मैं गांधी जी से जुड़ा हुआ इतिहास भी कवर कराऊंगा। देखो, इतिहास ज़्यादा मैं इतिहास की क्लास में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे भी। एक क्रमवार तिथिवार उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए और इसके बाद एक एक राजनीतिक सिद्धांत को समझेंगे। हम सर्वोदय की अवधारणा को समझेंगे, फिर सर्वोदय की अवधारणा को अन्य अवधारणाओं से क्या करेंगे, एक बार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चाहे वो जेरेमी बेंथम का विचार हो कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की अवधारणा हो, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गांधी ने सर्वोदय की बात कही और सर्वोदय की विचारधारा हम आमतौर पे देखें तो आप चंद शब्दों में समझ लेते हैं कि सर्वोदय का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए बराबरी का वातावरण हो, सभी को बराबर से सामाजिक समस्याओं के उत्थान में कारक बने। तो गांधी इसको और डीप जाएंगे और जूम आउट करेंगे इसे। सर्वोदय की अवधारणा हो, फिर इसी में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निकल के आता है, न्यास धारिता का सिद्धांत निकल के आता है। सर्वोदय में ही आपका गांधी का सत्याग्रह, अहिंसा या फिर एकादश व्रत की बात कही है महात्मा गांधी ने कि किसी भी सत्याग्रही को 11 व्रतों का पालन करना चाहिए। ठीक है, सत्य, अहिंसा, असहयोग, ये जितनी भी उनके टूल्स थे इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सामाजिक बुराइयों के लिए, अस्पृश्यता के अंत के लिए गांधी ने प्रयास किए, इनको भी समझेंगे। तो एक बड़ी और व्यापक विषय वस्तु में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले 7 दिनों में आप लोग गांधी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और गांधी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकेंगे आप उन्हें कर पाएंगे। अब देखिए, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होना है। सबसे पहले इनका प्रयोग हमारी इतिहास की जो जानकारी है वो मजबूत बनाएगी। आपको हिस्ट्री के सेक्शन को आप जान पाएंगे गांधी को पढ़ने के बाद, क्योंकि भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा इरा और ख़ासकर देश की स्वतंत्रता तक में महात्मा गांधी का एक बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम जो निबंध का सेक्शन है आपका, वहाँ पर पूरा का पूरा एक कंप्लीट निबंध आपको महात्मा गांधी पे पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इथिक्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है,
इथिक्स में तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस अर्थव्यवस्था, इन सभी अवधारणाओं पे गांधी का नाम हमेशा आता रहेगा। यहाँ तक कि इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास भी, ये पर्टिकुलर तो अपने आप में एक संपूर्ण नॉलेज हम लोग अब जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी से जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारी कुछ आप लोग बताइए। शुरुआत करते प्रारंभ से। यहाँ पे बहुत सारी डेट लाइन आपके साथ बनाता चला जाऊँगा। ठीक है, मैं भी चाहूँगा कि आप भी वो डेट लाइन साथ साथ मेरे बनाते जाएँ। ठीक है, तो पहले हम तथ्यात्मक जानकारी के साथ जाएंगे और गांधी से जुड़े हुए जितने भी तथ्य होंगे, और जैसा कि मैं इतिहास में आपको तिथियों को बहुत आराम से आप लोगों को समझाता हूं, तो एक ग्राफिंग करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी इस ग्राफिंग को साथ साथ मेरे बनाते जाएंगे। हेडिंग ऊपर डाल लीजिएगा महात्मा गांधी, और शुरुआत करते हैं प्रारंभ। अभी पहले मैं डेटें लिखूंगा, डेट के बाद फिर इनके बारे में विशेष जानकारी। 1869 से ही प्रारंभ होता है। 2 अक्टूबर 1869 से महात्मा गांधी का जन्म होता है, यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट लाइन है सभी को मैं यहाँ पे अभी लिखता जाता हूँ। इसके बाद इसके बीच में यदि कोई डेट लाइन आपको और लगती है तो उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। 1881, 1883, 1885, ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे पक्ष हैं। अभी क्रम से इनके बारे में बताऊँगा कि किस तिथि में क्या हुआ। 1887, 1888, 1891, 1893, 1894, 1896, 1899, 1901। अब हर एक तिथि के बारे में भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1908, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922। अब तो एक एक साल इम्पोर्टेंट है इनका। 1921, 1923, 1924, 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1947, 1948। ठीक है, लास्ट डेट है 30 जनवरी।
तो शुरुआत 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक की घटनाक्रम को समझना है, और इसके बाद जो है और कुछ चीज़ें, फिर इसके बाद सीधा इनके थिंकिंग प्रोसेस पे आ जाना है। तो आज की लगभग क्लास आपकी पॉलिटिकल ही होगी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में बेसिक चीज़ें, जन्म कब हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1869 को। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जगह क्या थी? काठियावाड़ तट, पोरबंदर, गुजरात। ठीक है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे ये। माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक। बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता है गांधी जी का, और बहुत कम उम्र में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। 4 बेटे थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 बेटे थे। ठीक है। बेसिक जानकारी रफली आपके पास ये होनी चाहिए। तो 1869 2 अक्टूबर को सबसे पहले इस ऐतिहासिक महापुरुष का जन्म होता है। ठीक। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? पोरबंदर के काठियावाड़ तट के गुजरात में। ठीक। 1876 ये तिथि है जब महात्मा गांधी प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, और साथ ही गांधी जी की सगाई भी हो जाती है कस्तूरबा के साथ। ठीक है। आप साथ साथ नोट करते जाइए। यहाँ से इनका शिक्षण प्रारंभ होता है 1876 से। लगभग 7 साल की उम्र में महात्मा गांधी की प्राइमरी स्कूल में अध्ययन प्रारंभ होता है, और साथ ही जो है कस्तूरबा से सगाई भी इसी टाइम पीरियड पे हो जाती है। पहले होता था गौना हो जाता था। ठीक है। गौना होता था, सगाई होती थी। हाँ, गौना तो शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद 1881 में यहाँ से गांधी मैट्रिक में आ गए। हाई स्कूल के लिए राजकोट के हाई स्कूल में अध्ययन करने लग गए। इनके स्कूल को भी पूछा था अभी शायद इसी साल, एक कथन दिया हुआ था, इनके स्कूल का नाम भी पूछा था, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। हाई स्कूल, राजकोट हाई स्कूल में फिर ये प्रवेश किए 1881 में। राजकोट हाई स्कूल है, राजकोट में इनके पिता दीवान थे, तो वहाँ पर अध्ययन करने के लिए 1881 में गए। 1883 में 13 साल की उम्र थी, महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हो गया इनका। यहाँ पे 1883 में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है। कस्तूरबा गांधी से। इसके बाद 1885 में 63 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो जाता है। यहाँ पे पिता का निधन हो जाता है। एक पुस्तक है सत्य के प्रयोग, जरूर पढ़नी चाहिए आपको। उसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी, पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत शानदार पुस्तक है। इसके बाद 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद भावनगर में एक स्कूल है जिसका नाम था श्यामल दास कॉलेज, वहाँ पर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर ये शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है। श्यामल दास कॉलेज में इन्होंने अपना मैट्रिक के बाद की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। 1888 में प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है इनको। प्रथम पुत्र की प्राप्ति 1888 में, और 1888 में ही महात्मा गांधी इंग्लैंड चले जाते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। तो यहाँ से इनका विदेश प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। विदेश में ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद 1891 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करके भारत लौट आते हैं 1891 में। ठीक है। और इसी दौरान इनकी माता पुतलीबाई का निधन हो जाता है। 1891 में ही महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई का निधन हो जाता है, और तत्पश्चात अपने जीविकोपार्जन के लिए 1891 में ही महात्मा गांधी बम्बई तथा राजकोट में वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। तभी 1893 में महात्मा गांधी को भारतीय मुस्लिमों के द्वारा, एक व्यापार संघ के द्वारा, अब्दुल्ला का एक मुकदमा था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर 1893 को गांधी मुकदमे लड़ने के लिए, वकालत के लिए, केस के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो जाते हैं। ठीक है।
तो 1891 को वकालत की पढ़ाई करके ये भारत लौटते हैं और 1893 को एक केस को रख करके एक मुस्लिम द्वारा, एक भारतीय मुस्लिम द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग के द्वारा केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल की राजधानी है प्रिटोरिया जाते हैं ये, ठीक है। और वहाँ पर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है। 1893 में ही पहली बार इन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था देख के नहीं आए थे, और जब ये व्यवस्था जाकर के वहाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे इनको कुछ ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ों का शासन हो ही नहीं सकता है। और 1894 में ये रंग भेद को लेकर के एक्टिव हो जाते हैं। रंग भेद को लेकर के वहाँ पर जो भी वर्ग है, जो इससे पीड़ित वर्ग था, उनके लिए लड़ने को लेकर के संकल्प दोहराना शुरू करते हैं, ठीक है। तो रंग भेद का सामना करने के लिए 1894 में वहीं रहकर समाज का कार्य करने के लिए वकालत करने का फैसला लेते हैं और एक संस्था बनाते हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। लेकिन फिर गांधी जी का मन नहीं लगता है। क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि अकेले गए थे, मैडम यहाँ थी। तो 1896 में महात्मा गांधी भारत वापस फिर लौटते हैं और 1896 में अपनी मैडम के साथ 2 बच्चों के साथ वापस लौट जाते हैं अफ्रीका। तो 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटते हैं, पत्नी और 2 बच्चों को लेकर के नेटाल चले जाते हैं, ठीक है। 1899 में यहाँ पर डचों के साथ युद्ध रत हो जाती है ब्रिटिश। वहाँ पे डच और ब्रिटिश दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। कब? 1899 में ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में युद्ध हो जाता है। और ऐसे में महात्मा गांधी उस युद्ध की अवस्था में भी क्या करते हैं, एक भारतीय एम्बुलेंस सेवा बनाते हैं, ताकि जो घायल लोग हों, युद्ध के दौरान भी जो घायल लोग हों, उनको क्या करते हैं, वो उनकी चिकित्सा करते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं। मतलब एक तरीके से ये भी सेवा कार्य है। तो भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार करते हैं। कब? 1899 को, ठीक है। इसके बाद फिर 1901 में फिर उन्होंने फैसला लिया कि भारत वापस चलते हैं। तो 1901 में महात्मा गांधी सपरिवार देश आ जाते हैं, भारत लौट जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय रहते हैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं पुनः वापस आऊँगा, वापस लौट आऊँगा, ठीक है। और भारत देश का यहाँ पर आते हैं, दौरा करते हैं। कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन इसी दौरान होता है, उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं 1901 में। और इसके बाद बम्बई में उन्होंने अपने एक दफ्तर भी खोला था वकालत करने का। तो देखो, शुरुआत में उनका मोटिव बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। उन्हें यह था कि मुझे जीविकोपार्जन करना, लेकिन जो स्थिति वो दक्षिण अफ्रीका में देख के आते हैं वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। इसके बाद 1902 में पुनः 1901 में क्या हुआ, भारत वापस आ गए, ठीक है। 1902 में पुनः महात्मा गांधी अफ्रीका लौट जाते हैं। फिर से भारतीय समुदाय द्वारा उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए वापस बुला लिया जाता है और महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का एक दफ्तर खोलते हैं। 1903 में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी वकालत का एक दफ्तर खोलते हैं और एक यहाँ से पत्र निकालते हैं, साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन। तो ये आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का स्थापना किसने की, और इंडियन ओपिनियन इनके दफ्तर का भी नाम था। 1903 में जो ये दफ्तर बनाए थे इन्होंने, तो इंडियन ओपिनियन उसी का नाम था। और 1904 से इंडियन ओपिनियन पत्र की पहली पत्रिका निकलने चालू हो जाती है, प्रकाशित होने चालू हो जाती है, ठीक है। तो 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद 1906 में अफ्रीका में जुलू विद्रोह होता है और जुलू विद्रोह के दौरान भी महात्मा गांधी पुनः जिस तरीके से ब्रिटिश और डचों के बीच में जो बोअर युद्ध हुआ था उसी तर्ज पे भारतीय एम्बुलेंस सेवा को तैयार करते हैं, ताकि युद्ध के जो घायल लोग हों उनकी सहायता की जा सके, ठीक है। तो भारतीय जुलू विद्रोह के दौरान भी महात्मा गांधी एक भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार करते हैं, ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी जो है 1907 में
1907 में होता ये है कि जो भारतीय लोग होते हैं और एशियाई लोग होते हैं, इन लोगों का एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, और ये पंजीकरण पूरी तरीके से भेदभावकारी होता है। तो महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं और अपना पंजीकरण उसको भी आग के सुपुर्द कर देते हैं, उसे भी जला देते हैं। तो जो इसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट, एक ब्लैक एक्ट आता है। ब्लैक एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी भारतीयों तथा अन्य एशियाई समुदाय, भारत या एशिया के कोई भी नागरिक जो होते थे, उनको जो एक भेदभावकारी पंजीकरण करवाया जाता था, उस पंजीकरण के खिलाफ क्या करते हैं महात्मा गांधी, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन या उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने 1907 में यहीं पर किया था। ठीक है, यहाँ से महात्मा गांधी सत्याग्रह को प्रयोग के तौर पे लेकर के आते हैं। ठीक है, एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो कानून आपने बनाया हम उसका सविनय अवज्ञा करते हैं क्योंकि ये भेदभावकारी है। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में महात्मा गांधी भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जाकर के कि भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है दक्षिणी अफ्रीका में, तो इसको लेकर के वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका जब वो वापसी आते हैं तो जो जहाज़ होता है वहीं पर हिंद स्वराज शब्द लिखते हैं वो। ठीक है, यहीं से शब्द जो है लिखा जाता है, हिंद स्वराज शब्द यहीं से निकल के आता है। जब महात्मा गांधी नवंबर में वापस लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से, तो हिंद स्वराज शब्द यहीं से निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार जोहान्सबर्ग के कारागार में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1908 में महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में जेल चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आंदोलन लगातार जारी रहता है और महात्मा गांधी जी के द्वारा लगातार पंजीकरण प्रमाण पत्र जो मिलता है भारतीय और एशियाई लोगों को, उनको जला दिया जाता है। महात्मा गांधी को 1908 में पुनः जेल डाल दिया जाता है। पहले कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर जेल डाल दिया जाता है महात्मा गांधी को 1908 में। ठीक है, इसके बाद 1910 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है। 1913 में महात्मा गांधी जी के द्वारा रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा जाता है। 1913 में महात्मा गांधी के द्वारा रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा जाता है और इसी समय महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया और जिसके तहत 2000 भारतीय खदान कर्मियों को साथ में लेकर नेटाल तक की पद यात्रा करते हैं। जैसे भारत में डांडी मार्च गांधी ने किया था, वैसे ही वहाँ पे द ग्रेट मार्च किया था गांधी ने। जैसे डांडी मार्च भारत में हुआ, वैसे 1913 में द ग्रेट मार्च किया उन्होंने, जिसके तहत 2000 खदान कर्मियों को लेकर के नेटाल तक की पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, और फाइनली सरकार को रंगभेद की इस नीति के तहत झुकना पड़ता है। जून 1914 में गांधी और एक ब्रिटिश जिसका नाम था स्मट्स, दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है। गांधी और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता होता है, समस्या का समाधान होता है और गांधी जी पुनः वापस जो है स्वदेश लौटने की तैयारी पे आ जाते हैं। और इसी दौरान जो है 1914 में ही उनको जो है केसर हिंद की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, केसर हिंद की उपाधि क्यों दी जाती है? अफ्रीका से भारत वापस आने के कारण। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं तो केसर हिंद का स्वर्ण पदक दिया जाता है। 1915 में 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहने के बाद महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। अभी आपको पता होगा प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं के नाम पर, इसी तिथि को हम मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर
साबरमती के पास एक आश्रम को स्थापित करते हैं। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम साबर नदी के पास एक स्थापित करते हैं। और इसके बाद 1916 में महात्मा गांधी फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी दौरान हो रही थी। आपको पता होगा जब गांधी भारत आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर उनको मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, और गोखले जी ने कहा कि देखो अभी भारतीय राजनीति को समझने से पहले है कि भारत को समझो। तो महात्मा गांधी 2 साल तक भारत दर्शन करते हैं। भारत दर्शन विभिन्न रेलों के माध्यम से भारत के गांव-गांव, क्षेत्र एक स्थान को भारत में लगातार एक यात्रा के तहत निकलते हैं ताकि भारत को समझे। तो 1915 से लेकर 1917 तक महात्मा गांधी 2 वर्ष तक लगातार देश में यात्रारत रहते हैं। ठीक है, और 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था फरवरी के महीने में। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि 1917 से महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ था, एक अनुबंधित कृषि के खिलाफ था। आपको पता होगा कि 1917 से पहले एक तिनकठिया प्रथा चलती थी बिहार के चंपारण क्षेत्र में और भारत के विभिन्न हिस्सों में। तो अनुबंध ये था कि यदि 20 कट्ठा यदि कुछ उगाया जाएगा तो 3 कट्ठा नील की खेती करनी ही पड़ेगी, है ना। 3/20वें हिस्से भाग में नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था। ठीक है, बाध्यकारी समझौता था, इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। और उस समय 1917 में हुआ क्या था, 1917 में जर्मनी में और या फिर कह सकते हैं यूरोप में वैज्ञानिक प्रगति बहुत तीव्रता से हो रही थी और रासायनिक रंगों का प्रयोग कर लिया गया, आविष्कार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नील की खेती के बहुत अच्छे दाम नहीं मिलते थे। और नील की उपज तो मतलब वो करवाते ही करवाते थे, लेकिन उसको अच्छे दामों में खरीदा नहीं जाता था। तो ऐसी स्थिति में किसानों का बड़े स्तर पे शोषण हो रहा था, है ना। ऐसी चीज़ का उत्पादन उन्हें करना पड़ रहा था जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। तो किसानों ने इसके खिलाफ जो है, इस बाध्यकारी अनुबंध के खिलाफ किसानों ने क्या किया, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किसानों ने गांधी जी को इसको छुटकारा चाहते थे। इसमें एक पर्सन थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने पहली बार गांधी जी को सुना और उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया। कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में जो हुआ था उसमें गांधी जी को उन्होंने पहली बार सुना और सुनने के बाद गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। और यहीं से गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह प्रारंभ होता है, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके तहत फिर एक कमीशन बनाया गया जिसके सदस्य महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद सारे थे। और फाइनली इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। वसूली का 25% हिस्सा जो था वो किसानों को वापस भी कर दिया गया। और गांधी जी के इस कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम पे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ठीक है, यहाँ पे देखो एक महात्मा की उपाधि ये है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। इसके बाद आपको पता होगा अगला मूवमेंट आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़े जिले में भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल के बावजूद भी देखो जो राजस्व अधिनियम होता है, राजस्व अधिनियम तो ये कहता है कि यदि किसी वर्ष जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन का यदि 1/4 उत्पादन होता है तो उस वर्ष सरकार को लगान नहीं लेना चाहिए किसानों से। लेकिन हुआ क्या, गुजरात के खेड़े जिले में भीषण अकाल आया और अकाल के बाद सरकार ने किया क्या, माल गुजारी यानी कि राजस्व प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए था कानून के हिसाब से, लेकिन सरकार ने क्या किया, 23% माल गुजारी और बढ़ा दी। ठीक है, ऐसे में किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। महात्मा गांधी आंदोलन में प्रवेश कर गए। महात्मा गांधी ने सभी को ये बोला कि कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी कर कोई नहीं देगा। और ऐसे में फिर सरकार को अंततः झुकना पड़ा और सरकार ने बोला कि जो सक्षम किसान हो वही लोग टैक्स दें, अन्यथा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह था आपका।
ठीक है। इसके बाद आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला मामला था, ये भी 1918 में। 1918 में दो महत्वपूर्ण सत्याग्रहों में महात्मा गांधी रहे। पहला था आपका खेड़ा, दूसरा क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ था। ये किसके खिलाफ था, मिल मालिकों के खिलाफ था। किस लिए, प्लेग बोनस को लेकर के ये पूरा का पूरा विद्रोह था। यहाँ के मजदूरों ने बोनस को लेकर गांधी जी से रिक्वेस्ट की, प्लेग बोनस दे नहीं रहे थे, है ना। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, और जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते के लिए तैयार हो गए और उन्होंने 35% बोनस देने का फैसला भी सुनाया। तो ये तीसरा मामला था महात्मा गांधी का। इसके बाद आपको पता होगा कि इसी दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में। 1919 में सेब्रे की संधि होती है, जो कि तुर्की से साथ होती है। ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने की बात होती है। ऑटोमन साम्राज्य को युद्ध में हार जाता है, इस कारण से मुस्लिम वर्ग जो है नाराज होता है, क्योंकि सेब्रे की संधि से खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कठोर शर्तों को तुर्की के ऊपर लाद दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी अरब विद्रोह प्रारंभ होता है, उसका प्रभाव भारत तक भी जाता है, और भारत में इसी दौरान क्या होता है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लीड इसको महात्मा गांधी करते हैं, और आपको पता है कि 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि तुर्की पर प्रभावी हो जाती है और तुर्की का विभाजन भी कर दिया जाता है। और इसी दौरान 2 पर्सन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन दोनों ने जो है एक खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खिलाफत आंदोलन पे भी होती है, और महात्मा गांधी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे भी देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और आपको पता है कि कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन किया जाता है, और महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को एकजुट होने की बात करते हैं। और फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि तुर्की के लीडर होते हैं, उनके द्वारा खिलाफत स्वयं समाप्त कर दी जाती है। फलस्वरूप होता क्या है कि ये आंदोलन अपने आप में समाप्त हो जाता है। इसी दौरान देश में और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट का आना। रॉलेट एक्ट आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए और किसी को भी बिना किसी आधार के और बिना कोई मौका दिए ही इस कानून के तहत किसी को भी जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। तो एक तो इसका विरोध था। दूसरा विरोध था, इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो जाती है, और वो घटना बड़ी आक्रामक होती है, क्योंकि उसमें बिना किसी अहिंसक आंदोलन पर, जिसका कोई दोष नहीं था, उस आंदोलन पर अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। तो एक इसका भी आक्रोश था। खिलाफत आंदोलन जोर शोर पे था ही। इसके अलावा ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक जितनी भी उनके द्वारा जितने भी कानून बनाए गए थे, इसी समय मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया हुआ था। वो भी अपने आप में जो भारतीयों की ज़रूरतें उन्हें पूरा कर पाने में असफल था। गांधी का मोह भंग हो जाता अंग्रेज़ों से। और इसी दौरान महात्मा गांधी अगस्त 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या दिसंबर 1920 में जो पूर्ण अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की स्वीकृति देते हैं। और ये आंदोलन लगातार जो है असहयोग आंदोलन के तौर पे चलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, जैसे कि असहयोग करना है हमें अंग्रेज़ों के साथ। किन किन चीज़ों का असहयोग करना है, विदेशी माल का बहिष्कार करना है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना है, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना है, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना है, उनका त्याग करना है, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना है, ठीक है। सरकारी उपाधियों, वैज्ञानिक और अवैतनिक पदों से त्याग करना है। जितनी भी उपाधियाँ थी, तो ये बड़े स्तर पे बहिष्कार होना चालू हो जाता है। विदेशी माल की होली जलानी लग जाती है। और ऐसे में लगातार जो है, इस समय थे लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग को गांधी कहते हैं कि यदि सरकार ने अपना शीघ्र रवैया नहीं बदला तो आंदोलन और तेज हो जाएगा, हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको 1 रुपए का। तो इस तरीके से भारत का एक सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन बन के निकलता है। लेकिन आपको पता होगा कि गांधी चाहते थे कि आंदोलन कभी भी अहिंसक से हिंसक में ना बदल जाए, और ये घटना जैसी होती है गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और आपको पता होगा, 2 डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड में महात्मा गांधी के द्वारा
11 फरवरी, माफ़ करिएगा 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस हो जाता है। ठीक है, चौरा चौरी की घटना में होता क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है चौरा चौरी, यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस थाने को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा ही जल जाते हैं। तो ये घटना पूरी रात में होती है 4 या 5 तारीख को। ठीक है, इसी को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है एक सबसे बड़ा मामला है। इसके बाद आपको 1920 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। होम रूल लीग आंदोलन भी चल रहा होता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और इसके बाद केसर हिंद के पदक को महात्मा गांधी लौटा देते हैं 1920 में। ठीक है, 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती है। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का महात्मा गांधी उपवास रखते हैं और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय सहभागिता रखते हैं। 1922 में चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित हो जाता है। महात्मा गांधी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है और उन्होंने भी स्वयं को दोषी स्वीकार करते हैं महात्मा गांधी। और उस समय जज थे एक ब्रमफील्ड के द्वारा 6 वर्ष का उन्हें कारावास दे दिया जाता है। तो महात्मा गांधी 6 साल के लिए जेल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखनी प्रारंभ की थी जिसका नाम था सत्याग्रह, और अपनी आत्मकथा, उनका जो है महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, यहाँ से लिखना शुरू करते जेल के अंदर ही। 1923 से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, एक पुस्तक उनकी ये है, और अपनी आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखना वो प्रारंभ करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी को इसके बाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है 1923 में ही। 1924 में होता क्या है, सांप्रदायिक एकता के लिए महात्मा गांधी 21 दिन का उपवास रखते हैं और इसी दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। 1924 में महात्मा गांधी बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, एक घटना ये होती है आपकी। इसके बाद 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं 1 साल के लिए मैं राजनीति से दूर रहूँगा 1925 में। ठीक, इसके बाद आप लोग 1 दिन के लिए मोबाइल छोड़ नहीं पाते हो। ठीक है, समझो कितने बड़े बड़े डिसीजन हैं। पॉलिटिक्स से छोड़ देना, 1-2 साल के लिए देश भ्रमण में चले जाना, आप पागलों की तरह की नहीं IAS इसी साल बनना है चाहे जो हो जाए। महात्मा गांधी होते तो इत्मीनान से पहले सिलेबस पढ़ते, पूरा करते। ठीक है, फिर आराम से 1 साल टेस्ट सीरीज लगाते, इसके बाद 1 साल मेंस आंसर राइटिंग, फिर बैठते एग्जाम पे। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति उनकी वो क्लियर रहती थी। तो 1925 में 1 वर्ष का राजनीतिक मौन यानी राजनीति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं और पूर्ण स्वराज का आह्वान करते हैं। इसके बाद 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने की बात की जाती है। पूर्ण स्वराज के आरंभ के लिए एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया जाता है और महात्मा गांधी भी इस पर कूद पड़ते हैं। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह डांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है। तो साबरमती से लेकर डांडी तक की यात्रा होती है इसमें। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं डांडी मार्च को। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो झंडा फहराया जाता है तो महात्मा गांधी द्वारा उद्घोषणा होती है कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानवता के विरुद्ध अपराध है। ये गांधी साहब के शब्द रहते हैं उस पूरे भाषण पे जो दिसंबर 1929 में लाहौर के रावी तट के किनारे होता है, जिसमें गांधी ये कहते हैं कि शैतान, ब्रिटिश के लिए शैतान शब्द प्रयोग करते हैं कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर और मानव के विरुद्ध अपराध है। इस घोषणा के साथ 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा पे निकल पड़ते हैं और 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को नमक बनाते हैं। ठीक है, कितने किलो नमक बनाते हैं महात्मा गांधी? 390 किलो नमक बनाते हैं।
यदि कभी पूछ ले 385 से 390 किलो नमक वहाँ पे बनाते हैं। आपको शायद कभी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि समुद्री नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के जल को एक जगह ट्रैप्ड कर दिया जाता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति एक बड़ा सा पैन लिया होता है, जैसे वाइपर होता है ना आपका, वाइपर लेके उसको लगातार आगे पीछे करता रहता है और एक जगह नमक इकट्ठा होता रहता है। उसमें ऊपर परत जमती है, उस परत को फिर से इधर कर लेता है, फिर नीचे परत जमती है, फिर तो एक जगह इकट्ठा होता है नमक। तो देखिएगा लगभग गांधी जी ने भी 400 किलो मतलब 390 किलो के आसपास नमक यहाँ पे बनाया था। और इसी दौरान जो ये पूरी यात्रा थी, तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये जो साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा है, ये नेपोलियन के पेरिस मार्च से लेकर के, ये नेपोलियन का जैसे पेरिस मार्च हुआ था वैसे ही महात्मा गांधी का दांडी मार्च है। इसी तरीके से उन्होंने कहा मुसोलिनी का रोमन मार्च हुआ था, वैसे ही गांधी जी का दांडी मार्च है। वो हमेशा अपनी क्रांतिकारी चीज़ ले आते थे, प्रवेश कर देते थे, मुसोलिनी को, नेपोलियन को, तो गांधी को ऐसे वो, ठीक है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी। इसके बाद इसी समय धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है। और उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला, नॉर्थ ईस्ट में भी आंदोलन हुआ था, दक्षिण भारत में भी आंदोलन हुआ था, हर जगह पे आंदोलन को लगातार किया जाने लगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहीं से प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभिक की तिथि है 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा आंदोलन है और इसका मुख्य कारण यह है कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी पहले, ठीक है। यंग इंडिया उनका समाचार पत्र था, उस लेख में ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी ने 11 मांगे मांगी थी और उन्होंने कहा था कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी 11 सूत्री मांगों में। अब 11 सूत्री मांगे क्या क्या थी? गांधी कह रहे थे कि भूमि कर में 50% की आप लोग कमी कर दो, पहली मांग गांधी जी ने ये की। दूसरा कहा कि नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार जो है इसे समाप्त कर दो, नमक पे टैक्स नहीं होना चाहिए और नमक पर जो एकाधिकार है, मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या सरकार की, ये समाप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि तटीय संचार तथा भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात, यानी कि जो आपका दोनों का रेशियो है इसको कम करना है, ठीक है। इसके बाद देसी कपड़ों उद्योगों को संरक्षण देना है, सैनिक खर्च पर 50% की कमी करना है आप लोगों को, सेना पे बहुत खर्च करते थे, अपनी सेना को मजबूत बनाते थे। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि सिविल प्रशासन पर भी खर्च पे छूट देनी है आपको, मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक लगा देनी है, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर देनी है, जितने भी पॉलिटिकल, जैसे उस समय सुभाष चंद्र बोस, वो माफ़ करिएगा, भगत सिंह, आज़ाद, जितने लोग हैं सब, तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई करनी है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि आर्म्स एक्ट में परिवर्तन करना है जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके, मतलब हम भी अपना हथियार, हर एक नागरिक अपना हथियार रख सके। तो महात्मा गांधी ने 2 मांगे तो किसानों के लिए की, पहली थी भूमि कर में 50% की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 मांगे की किसानों 50% की, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा नमक कर, ये भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी ने तटीय संचार, भारतीयों के लिए आरक्षण, रुपया स्टर्लिंग, देसी कपड़ों उद्योगों का संरक्षण, सैनिक खर्च में कमी, तो ये क्या है, बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी, यानी कि इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, इससे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई मांगे की। और बाकी की मांगे आम जनता से जुड़ी हुई थी कि मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक हो, राजनीतिक कैदियों को रिहाई हो, CID में परिवर्तन किया जाए, है ना, आर्म्स एक्ट यानी सभी को हथियार रखने। तो ऐसे जब 11 मांगे की और इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी इन मांगों को पूर्ण कर लिया जाए। इस समय लॉर्ड इरविन था, ठीक है, गवर्नर जनरल, और गांधी जी ने कहा कि हम आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए 41 दिनों तक का हम इंतजार करते हैं, यदि 41 दिनों तक सरकार ने इन बातों को नहीं मांगा तो हमने फिर विद्रोह कर देना है, हमने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देना है। तो निश्चित तौर पे 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया। अल्टीमेट गांधी का उद्देश्य यह था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार को झुका देना, और अंततोगत्वा इसका प्रभाव भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, महात्मा गांधी समेत अनेक नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया। तो गांधी निकल गए इस समय जेल, ठीक। लेकिन फाइनली आंदोलन की गति तेज बढ़ती चली गई, ठीक है। और जब आंदोलन की गति तेज बढ़ती चली गई
तो फाइनली महात्मा गांधी से एक समझौता करना पड़ा लॉर्ड इरविन को, या फिर कहें कि लॉर्ड इरविन एक बहुत चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के इतने बड़े आंदोलन को छुटपुट मांगों में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ व कांग्रेस व गांधी जी के साथ निश्चित तौर पे एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी की कुछ मांगे थी कि जितने राजनीतिक कैदी हैं जिनके ऊपर दुनिया भर के लगाए गए हैं ख़त्म कर दिए, उससे कहा चलो ख़त्म किया, लेकिन जो क्रांतिकारी अधिनियमों के तहत हैं उनको नहीं ख़त्म करेंगे। यहाँ पे एक गांधी जी के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। नहीं, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास असफल रहा, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांधी अंत तक प्रयास कर सकते थे, गांधी मानने को ही तैयार नहीं होते, आंदोलन ख़त्म ही नहीं करते तो शायद भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और इसी दौरान जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए तैयार हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गए, यहाँ से लंदन पहुँचे और कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया। लेकिन यहाँ पर भी कम्युनल अवार्ड की समस्या सामने आ गई, सांप्रदायिक समस्या सामने आ गई, और सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण से ये विवाद असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी निराश हुए और वापस लौटे जनवरी में भारत, और वापस लौट के फिर से गांधी ने यहाँ पे क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया, अगेन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी को डाल दिया गया जेल में। गांधी जी को यरबदा जेल पुणे में डाल दिया गया। जेल में ही महात्मा गांधी, जो कम्युनल अवार्ड आया था रैमजे मैकडोनाल्ड का कि जो अस्पृश्यता को और भी एक्सटेंड, मतलब कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसके तहत हिंदू धर्म को भी ले आए, SC ST कैटेगरी को भी वो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत ले आए, तो महात्मा गांधी अलग से ही चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास करने लगे। और इसके दुष्परिणाम, इसका परिणाम ये निकला कि फाइनली फिर अंबेडकर जो है वो गांधी के पास पहुँचे और पूना पैक्ट हुआ 1932 में, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, 1933 में महात्मा गांधी ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, और साबरमती आश्रम का नाम बदल दिया 1933 में, हरिजन आश्रम इसका नाम रख दिया। ठीक है, और यहीं से महात्मा गांधी ने राजनीति से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र दे के महात्मा गांधी अस्पृश्यता विरोधी अभियान में जुड़ गए। ठीक है, 1934 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट महात्मा गांधी ने एक और आश्रम बनाया जिसका नाम था सेवाग्राम आश्रम। महात्मा गांधी ने वर्धा के पास जो है सेवाग्राम आश्रम को डेवलप किया। 1937 में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की फिर से यात्रा की, साउथ इंडिया गए। और इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके पहला सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ था उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसी समय क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, और इसी दौरान गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का पुनः प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो 9 अगस्त 1942 को भारत को जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, और गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया इसी दौरान। और यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र नहीं करवा पाया, लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया अंतिम महाप्रयास था ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगले आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फाइनली 1942 के बड़े आंदोलन के बाद देश जो है आपका, ठीक है, 1947 में आज़ाद होता है। लेकिन उससे पहले 1922 में, 1944 में महात्मा गांधी को उस दौरान फिर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और आगा पैलेस में महात्मा गांधी कैद थे। 1942 से उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। तभी महात्मा गांधी के पास खबर पहुंचती है 22 फरवरी को आगा खां पैलेस में कि कस्तूरबा का 62 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो जाता है। ठीक है, 62 वर्ष का वैवाहिक जीवन है दोनों का। 62 वर्ष का वैवाहिक जीवन में 74 वर्ष की कस्तूरबा हो जाती है। 74 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा का निधन हो जाता है 1944 में। इसके बाद 1946 में
ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन से महात्मा गांधी भेंट करते हैं। इसके अलावा पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में जहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना के द्वारा मनाई जाती है, वहाँ आपके गाँव पे शांतिमय यात्रा करते हैं, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे बड़ी तेज़ी से फैलके हुए थे। महात्मा गांधी 1946 में वहाँ गाँव में जाते हैं। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार में यात्रा करते हैं। इसके बाद 1947 में चूँकि महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे, तो 1947 में नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से मिलते हैं ताकि किसी तरीके से देश का विभाजन ना हो, और देश के विभाजन का लगातार विरोध करते रहते हैं। देश की जब स्वतंत्रता, देश आज़ाद होता है, तो 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं? कलकत्ता के दंगों को शांत करने के लिए महात्मा गांधी उपवास कर रहे थे। उस समय आमरण अनशन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है ये उनका पूरा सफ़र था। और फिर फाइनली आपको पता होगा 1948 में उनके जीवन का अंतिम उपवास जो हुआ था, 13 जनवरी को 5 दिनों तक के लिए बिरला हाउस में उन्होंने एक अंतिम आमरण अनशन किया था, जो कि पाकिस्तान को भारत द्वारा दिए गए कुछ पैसे के लिए था। ठीक है, लगभग 64 से 65 लाख रुपए था जो भारत को पाकिस्तान को देना था विभाजन के फलस्वरूप। लेकिन आपको जैसा कि जानकारी होगी कि जब 1947 में जम्मू कश्मीर के द्वारा 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो फिर पटेल कहते हैं कि हम नहीं देंगे कोई पैसा वैसा। लेकिन फिर गांधी कहते हैं नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा, ये तो गलत है, ये है वो है। और फाइनली इसी के बाद फिर नाथूराम गोडसे तो काहे पैसा दिलवाए। ठीक है, 13 जनवरी को 5 दिनों तक के लिए बिरला हाउस में महात्मा गांधी ने उपवास किया था। और प्रार्थना के समय 20 जनवरी को भी 2-3 प्रयास किया इसने, 2-10 अटैम्प्ट किया, लेकिन इसका जो अंतिम अटैम्प्ट था 30 जनवरी को वही सफल रहा। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे अपने एक मित्र के साथ महात्मा गांधी के बिरला हाउस में, पहले चेकिंग होती थी, ऐसा था कि चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन इतनी भी प्रभावी चेकिंग नहीं थी। तो 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम को प्रार्थना के लिए बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो उनको कंधा देने वाला मुस्लिम एक व्यक्ति था, अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने कंधा दिया था। इसके बाद शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाने लगा। और महात्मा गांधी की जो समाधि है, आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? यहीं पे है, यमुना नदी के किनारे ही राजघाट बनाया गया है। और यहीं पर एक चबूतरा में काले रंग का संगमरमर, कभी जाइए देख के आइए। राजघाट पे महात्मा गांधी को हमेशा के लिए नाथूराम गोडसे ने सुला दिया। ठीक, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और अब चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। महात्मा गांधी वैसे जाति से पंसारी थे, गांधी शब्द प्रयोग करते हैं जो पंसारी यानी बनिया, गुजरात में बनिया ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग महात्मा गांधी के जीवन को और उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गई महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपके पास डेट लाइन में होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ उनके विचार, उनके थॉट्स, ये सारी चीज़ें शुरू करें। ठीक है, तो देखा जाए तो महात्मा गांधी के जो उनका दर्शन है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो बुनियादी शिक्षा की बात करता है। ठीक है, वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो पर्यावरणीय पक्षों की बात करते हैं, वो हर एक वो उस पक्ष को देखना चाहते हैं जिससे समाज का सर्वोपरि विकास होता हो, सर्वांगीण विकास होता हो। ठीक है, तो कुछ लिखे, अब पहले बेसिक्स से कुछ लिखाता हूँ, या फिर ये सब कुछ लिखाने की तो ज़रूरत अब नहीं रही ना, ये तो अब कुछ नहीं लिखाना ना। जो चीज़ें हिस्टोरिकली आपने लिख लिया, हिस्टोरिकली आप पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बिल्कुल इनके थिंकिंग प्रोसेस से शुरुआत करता हूँ। लिखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विचार है महात्मा गांधी का सर्वोदय। सर्वोदय, एक एक विचार उठाएंगे और उस विचार को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है सर्वोदय।